नमस्कार दोस्तों। अब की बार डील से चलेगा एनडीए परिवार। आज ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है और इस हेडलाइन में एक खास शब्द है डील। मैं भी कल अपने वीडियो में मैंने डील और डीलर का इस्तेमाल किया था। अब एनडीए परिवार डील से चलेगा, तो डील से चलेगा तो कुछ डीलिंग भी होगी, कुछ डीलिंग होगी तो उसके कुछ नफा नुकसान भी होंगे, उसकी कुछ पेचीदगियां भी होगी, उसकी कुछ मजबूरियां भी होगी। और ये डील क्या होगी? जो प्रधानमंत्री 10 साल से अपने दम्भ के दम पर, अपने अहंकार के दम पर, अपने गुरूर के दम पर, अपनी बहुमत के दम पर, अपनी मर्जी से, अपनी किसी को कुछ न समझने वाली प्रवृत्ति के तहत सरकार चलाते रहे, वो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लगभग तय हो गया। उनकी ताजपोशी 8 तारीख को शायद हो जाएगी, ये भी लगभग तय हो गया। लेकिन डील से चलेगा एनडीए परिवार। ये सरकार अब डील से चलेगी। डील कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री डील करेंगे? करेंगे, लेकिन डील में शर्तें किसकी होगी? नरेंद्र मोदी के सामने जो एनडीए के घटक दल, जो एनडीए के नेता सिर नहीं उठा पाते थे, या मोदी के सामने उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि कोई शर्त थोप सके, मोदी से कुछ डील कर सके, वो नरेंद्र मोदी से अब डील करेंगे। और डील करने वाले कौन लोग होंगे? कल भी मैंने वीडियो में बताया था। खास मेहमान जो कल एनडीए की बैठक में थे, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अपार बहुमत से आंध्र प्रदेश में जीते हैं इस बार। 175 की विधानसभा में 132 या 134 सीटें हासिल करके, और जिनकी 16 सीटें लोकसभा में आई हो चंद्रबाबू नायडू, और नीतीश कुमार 12 सीटों वाले लोकसभा में, जिन्हें 12 सीटें मिली हैं। अब ये जो 28 सीटें हैं, ये 28 सीटें या 28 लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री को क्या क्या डील करना पड़ेगा, और उस डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कब कब क्या क्या झुकना पड़ेगा, और झुकते हुए भी क्या ये लंबे समय तक 5 साल तक सरकार चलेगा, इस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और डील कैसे हो रही है? कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, इन 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि घटक दलों से बात करो, क्योंकि सबको अब कैबिनेट में हिस्सेदारी चाहिए, मलाईदार मंत्रालय चाहिए। मलाईदार मंत्रालय आप समझते हैं। अब मलाईदार मंत्रालय ऐसा नहीं कि पशुपालन और इस तरह के कुछ महकमे, तो मलाईदार मंत्रालय चाहिए। उसके लिए चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें 16 सीटें जिनके पास है, उनकी कुछ ख्वाहिशें होगी। कहा जा रहा है स्पीकर के पद को लेकर भी तनातनी है। जेडीयू का भी कुछ होगा। चिराग पासवान की 5 सीटें आई है, उनका भी कुछ होगा। जीतन राम मांझी एक ही जीते, लेकिन उनका भी कुछ होगा। तो अब इन सब से 1 to 1 करके इन्हें समझने और समझाने की कोशिश हो रही है कि वो डील कैसे हो, कैसे आपसी सहमति और रजामंदी हो, इस पर बात हो रही है, बातचीत शुरू हो गई है। तो एक तो ये, और उसके बाद जो कल भी मैंने कहा था वो बहुत अहम है कि ये घटक दल जो दोनों हैं, जिनके दम पर सरकार अब चलेगी, बनेगी, जिनकी बैसाखी पर मोदी जी राज कर पाएंगे, 5 साल कर पाएंगे, 1 साल करेंगे, मुश्किल होगी, मुसीबत होगी, ये आगे की बात है। भविष्य के गर्भ में इसका कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। देश में गठबंधन की सरकारें चली भी हैं, गिरी भी हैं, 6 महीने में भी गिरी हैं, 13 दिन बहुमत न साबित करने की वजह से वाजपेयी की सरकार भी गई है, 11 महीने भी वाजपेयी की चली है, 5 साल भी चली है, और गठबंधन की सरकार ही थी, यूपीए 1, यूपीए 2। लेकिन उन गठबंधन की सरकारों की धुरी केंद्र में मुखिया मोदी जैसे शख्स नहीं थे, जिनकी प्रवृत्ति तानाशाही वाली है, जिनकी प्रवृत्ति एको हम द्वितीयो नास्ति वाली है, जिनकी प्रवृत्ति यह है कि जो मैंने कह दिया, जो सोच लिया, जो बोल दिया। ये मोदी की गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कह दिया, मोदी की बात कान खोल कर सुन लो, ये मोदी बोल रहा है। इस तरह के प्रधानमंत्री अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर कैसे क्या डील करेंगे, इस पर सबकी नजर है। नजर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेते हैं तो शपथ ग्रहण का दृश्य क्या होता है। क्या उनके साथ कुछ और मंत्री शपथ लेंगे? उनमें कौन लोग होंगे? टीडीपी को मंत्रालय मिलेगा? कौन सा मिलेगा? टीडीपी कौन से मंत्रालय पर अड़ा है? कौन सा मंत्रालय चाहिए? कौन सा मंत्रालय उनको दे पाएंगे? हाई हेडेड हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की तुलना में ज्यादा। और इसके अलावा कुछ पेचीदगियां मोदी सरकार जो फैसले आगे आने वाले समय में करना चाहती है, उन फैसलों में अड़चन चंद्रबाबू नायडू की वजह से।
तो अब मोदी जी भाषणों में वैसे नहीं कह पाएंगे कि ये मोदी बोल रहा है, क्योंकि अब ये एनडीए की सरकार है और ये पहली बार 10 साल में अगर देखें जो सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार कायदे से एनडीए की सरकार है। अदरवाइज वो मोदी सरकार है, मोदी 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 ही हो रहा था। तो कई मुद्दे हैं जिनका जिक्र कल किया और रिपीट भी होगा, लेकिन फिर भी चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे मथुरा काशी को जो धार देने की बात बीजेपी सोच रही थी 2024 के चुनाव से पहले माहौल बनना शुरू हुआ, और 2029 और 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले की जो तैयारी होगी वहां मुश्किल होगी। आने वाले समय में कुछ महीने बाद अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र हरियाणा जैसे सूबे में चुनाव है। हरियाणा में बीजेपी 50-50 पर रह गई, 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई। तो हरियाणा की जनता ने भी एक संदेश दे दिया है, वहां से बीजेपी का खंबा खूंटा उखड़ जाए अगर तो कोई आश्चर्य नहीं विधानसभा चुनाव में। और महाराष्ट्र जहां बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कितने खेल किए उद्धव सरकार को गिराने के लिए, उसके पहले भी तड़के 5 बजे सुबह अजीत पवार ने जब शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी और उसके बाद उस महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को, एनसीपी को और कांग्रेस को बहुत मजबूती दी। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जो साजिश, गठजोड़ वाली साजिश, सरकार गिराने वाली साजिश, उन साजिशों को सबक सिखाया है। तो ये भी एक झटका महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र का ये जनादेश, महाराष्ट्र में बीजेपी की हैसियत कम होना, जो बीजेपी 23 सीटें जीत गई थी, उसकी हैसियत कम होना, उसको इतना झटका लगना कि अजीत पवार सिर्फ 1 सीट जीत पाए, एकनाथ शिंदे की हैसियत कम होना, उद्धव ठाकरे और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलना, वहां इस बात का सबूत है कि 4-5 महीने बाद होने वाले चुनाव में वहां तस्वीर बदल सकती है। तो एक 440 वोल्ट का करंट विधानसभा में भी लगेगा। तो ये स्थितियां, सामने की चुनौती, 5 महीने 4 महीने बाद होने वाले चुनाव, और उसके बाद सरकार में 2 बैसाखी। चंद्रबाबू नायडू बाकी नेताओं से थोड़े भिन्न हैं और उनके राज्य का एक कंपल्सन भी है। वहां जो अल्पसंख्यक की आबादी है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मायने रखता है, और चंद्रबाबू नायडू की जीत में वहां के अल्पसंख्यकों की भूमिका बहुत अहम है, आंध्र प्रदेश की। तो और चंद्रबाबू नायडू अपने भाषणों में इसका जिक्र करते रहे जब एनडीए से अलग थे 2019, 20, 21 में। तो अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी सरकार का जो नजरिया है, जो रवैया है, जो आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में बीते 1 महीने के दौरान, पहले दौर के बाद से, मुसलमानों पर हमलावर, एक धर्म विशेष को कैसे टारगेट बीजेपी के लोग करते रहे, वो सब आपने देखा है। अब वहां बीजेपी को सोच समझकर बोलना होगा, प्रधानमंत्री मोदी को खासतौर से। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने भाषण देते रहे, अब वहां भी एक पेचीदगी होगी। आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर दोनों पार्टियां वहां टकरा सकती हैं। 8 ही सीट वहां है विधानसभा में, तो विधानसभा में तो कोई हैसियत नहीं है बीजेपी के आंध्र प्रदेश में। वहां तो चंद्रबाबू नायडू अपने दम पर है, लेकिन यहां चंद्रबाबू नायडू के दम पर मोदी जी हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा। और इन सब में एक बात और होगी, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी, अमित शाह की, कि कैसे कुछ महीनों में या आने वाले वक्त में 240 का जो आंकड़ा है, बहुमत से 32 दूर, कैसे 32 हासिल करके अपने दम पर बहुमत पार कर लें। क्योंकि इनके लिए किसी तरह के की सियासी जो भी कहते धतक्रम, इनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे, इनके लिए कोई मर्यादाओं का कोई मतलब नहीं। वो सब 10 साल में किया, इस पर बहुत बार हम सब लोग बात करते रहते हैं। तो उसके लिए ये चिंता भी नायडू को होगी कि कहीं ऐसा न हो कि समेटें, कुछ लोगों को तोड़ें, नायडू और घटक दलों को। और ये विपक्ष के नेताओं को भी चिंता है, इंडिया गठबंधन को, क्योंकि अमित शाह और मोदी की पहली प्राथमिकता होगी कि कैसे हम अपने 272 के आंकड़े को पूरा करें, समेट कर, लपेट कर, तोड़कर, यहां से तोड़कर, जैसे अभी बीते 5-7 सालों में हुआ, विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके, एजेंसियों का डर दिखाकर अपने पाले में कैसे लाया गया, लाकर किसी को मुख्यमंत्री, किसी को उप मुख्यमंत्री, क्या हुआ वो सारी कहानी जानते हैं, अजीत पवार से लेकर असम के जो मुख्यमंत्री हैं वहां तक, एकनाथ शिंदे तक। तो ये सब कुछ ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने भी, और बाकी घटक दल जो इंडिया के हैं वो भी। तो इस सरकार के लिए जो असली पेचीदगी मोदी के शपथ लेते ही शुरू होने वाली है। कल ये भी हुआ कि इंडिया गठबंधन की बैठक थी, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि जो तेजस्वी यादव फ्लाइट में आते हुए दिखे, फ्लाइट में बात हुई, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन भी कोशिश करे चंद्रबाबू नायडू से और
नीतीश कुमार से संपर्क करे। हो सकता है उन्हें लगे कि ये बेहतर विकल्प है, हम इंडिया गठबंधन के साथ जाएं। हालांकि तब भी नंबर पूरे नहीं होते, उसके लिए और जुगत करना पड़ता। निर्दलीय और एक एक सांसदों वाली जो पार्टी है उनको भी, वो एक कठिन टास्क था। और मैं कल भी, मेरी राय ये थी, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर बोला भी था कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वही देर शाम पता चला कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कहा गया कि हम वेट एंड वॉच पर रहेंगे, हम नजर रखेंगे, सरकार बनाने की कोशिश फिलहाल नहीं करेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनादेश मोदी के खिलाफ है, मोदी को जनता ने रिजेक्ट किया, जाहिर है रिजेक्ट किया। जब आप 350 पार 400 पार बोल रहे हैं, 350 पार अपने लिए, 400 पार एनडीए के लिए, तो रिजेक्शन ये है कि आपको पिछली बार जो सीटें मिली उससे 63 सीटें कम मिली, बहुमत से 32 सीटें कम मिली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फैसला इंडिया गठबंधन का बहुत संजीदगी वाला है कि फिलहाल हम सरकार बनाने की कोशिशों से दूर रहकर हम ध्यान रखेंगे परिस्थितियों पर। दरवाजे उनके भविष्य के लिए खुले होंगे, विकल्प खुला होगा, लेकिन ध्यान इस बात पर होगा कि कैसे ये सरकार चलती है। और मैं मानता हूं विपक्ष के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये सुनहरा मौका है कि आप विपक्ष में रहिए। जनता ने आपको इतनी सीटें दी है कि आप मजबूत विपक्ष हो सकते हैं, बल्कि दशकों बाद इतना मजबूत विपक्ष हुआ है। मजबूती के साथ एक विपक्ष में रहते हुए एक पूरा ब्लॉक है। कई बार विपक्ष बिखरा भी होता है, अलग अलग दल, अलग अलग कुनबे में। यहाँ एक इंडिया ब्लॉक है जहाँ एक मजबूत विपक्ष है, एक पूरा ब्लॉक संसद में होगा जो मोदी की सरकार के फैसलों के खिलाफ, उनके बिल के खिलाफ, उनके कानून जो ऐसे होंगे जिससे विपक्ष असहमत होगा उनके खिलाफ, उनके और कुछ ऐसी योजनाएं जो आगे भविष्य के गर्भ में हैं, उनके गेम प्लान, उनके रोड मैप जो भी हैं भविष्य के लिए, उन पर असहमति दर्ज कराने के लिए, विरोध करने के लिए, संसद में उनके कानून पारित ना हो पाए, इसके लिए इंडिया ब्लॉक भी रहेगा और साथ में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहेंगे। सबसे अहम है, पहले क्या था, 282 पहली बार, 303 दूसरी बार, तो लगता था कोई आए चाहे ना आए, बहुमत के दम पर तो हम ऐसे ही संसद में अपने बिल पास करा लेंगे। और यही हुआ, 150 सांसदों को बाहर करके उसके बाद बड़े बड़े कानून बना दिए गए, बिल पास कर दिए गए। अब क्या होगा? अब अगर कोई ऐसा कानून पास करना है, बिल पास करना है, कानून बनाना है, तो मोदी जी को, उनके जो मैनेजर्स हैं, चाहे अमित शाह हो चाहे और जो भी हो, उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। नीतीश कुमार से, मैं कल भी बोला फिर बोल रहा हूं, नीतीश कुमार की तुलना में चंद्रबाबू नायडू हाई हेडेड है। बहुत सारे मुद्दों पर उनके स्ट्रांग ओपिनियन, स्ट्रांग विचार हैं। और यही वजह है कि 2018 में उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करते हुए एनडीए से अलग हो गए थे। तो अभी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का, दर्जा देने की बात होगी, कुछ विशेष पैकेज देने की बात होगी। और ये जो लिखा डील, वो कई तरह की डील की बात होगी, सेम नीतीश कुमार के लिए होगी। तो ये सब सहमति लेते हुए कोई भी अब फैसला, मोदी सरकार बड़ा फैसला तभी कर पाएगी जब क्लियरेंस, हरी झंडी चंद्रबाबू नायडू से मिले। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा, चंद्रबाबू नायडू पर या उनकी और जो घटक दल हैं उन पर खतरे। इस बीच हुआ ये कि कल देख रहा था, उसके बाद भी मोदी जी का जो बयान था, आज जैसे अखबारों ने भी छापा है कि कल जो मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक में राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के पहले उन्होंने कहा कि सरकार से नाराजगी होती तो कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन होते, सरकार नहीं उम्मीदवार विशेष के खिलाफ थी मतदाताओं में नाराजगी। मतलब मोदी जी ने टोपी ट्रांसफर किया कि मुझसे कोई नाराजगी नहीं थी, ये जो नाराजगी थी ये उम्मीदवार विशेष थी, मतलब कैंडिडेट से थी। अब ये गलतफहमी है कि मोदी की, जितना यूपी में घुमा या जितने बहुत सारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, लोग बात कर रहे हैं नौकरी नहीं मिलने की, लोग बात कर रहे हैं कि आपने हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत का एक माहौल बना दिया। इसमें खाली उम्मीदवार मायने नहीं रखता है। ये महंगाई के लिए उम्मीदवार दोषी नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही उसके लिए दोषी नहीं है, आपने रोजगार के 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे उसके लिए उम्मीदवार दोषी नहीं है। ये सब तो मोदी सरकार की नाकामियां हैं। तो नाकामियों को ढकने के लिए अगर मोदी जी कह देते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में टोपी ट्रांसफर करते हुए, और ये उनकी फितरत है, वो अपने सिर पर कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है, होता ना मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। तो अगर ये 300 पार हो जाता तो मोदी जी, ये मोदी है, ये मोदी ने कर दिखाया है, ये मोदी का वादा है, ये मोदी का दावा है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी है। भाई इसी संसद में मोदी जी कह चुके हैं ना, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी स्टेटमेंट संसद में दिया गया मोदी का। ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी सामूहिकता में यकीन नहीं करते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मोदी जी मानकर चलते हैं कि वो अकेले हैं,
वही सब कुछ है, उनके आसपास जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है, वही धुरी है, वही खंबा है, वही खूंटा है। तो एक अकेला सब पर भारी, अब इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करने से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस अकेले की ताकत जनता ने छीन कर और उसके बाद वितरित कर दी है बाकी दलों। और यूपी का जिक्र क्या ही करना, उत्तर प्रदेश जहां प्रधानमंत्री मोदी के खुद की सीट पर बनारस पर मार्जिन इतना कम हुआ कि 1,60,000 1,62,000 वोटों से प्रधानमंत्री मोदी जीते, जहां 1,52 से प्रधानमंत्री जीते बनारस में। अब जरा सोचिए, काशी विश्वनाथ की नगरी, महादेव कॉरिडोर, गंगापुत्र, माथे पर पूरा टीका चंदन के साथ, त्रिपुंड के साथ, गंगा में सारे इंटरव्यू मोदी जी ने दिए, वहां तैरते हुए क्रूज पर सारे चैनल के रिपोर्टर यहां से गए, गंगापुत्र का इंटरव्यू किया, गंगापुत्र वहां से दृश्य दिखाते रहे साल में कई बार, रोड शो, रैलियां। और बनारस में उनको जिताने के लिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई कम कोशिश की, बीजेपी ने क्या नहीं किया। अमित शाह बैठे रहे, जेपी नड्डा बैठे रहे, योगी बैठे रहे, 40 से ज्यादा मंत्रियों सांसदों की जिम्मेदारी थी, अलग अलग राज्यों से हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता वहां बनारस में 1 महीने तक कैंप किए रहे, और आखिरी दौर में तो 15 दिन बनारस भर गया था बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मोदी जी को जिताने के लिए। किससे जिताने के लिए? अजय राय से, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जिनकी जमानत जब्त हो गई थी 2014 में मोदी के सामने, जो 2019 में भी मोदी से हारे। उस अजय राय से लड़ते हुए मोदी जी का दम फूला। शुरू के 2-3 राउंड में तो पीछे चल रहे थे और जीते तो करीब 1.5 लाख वोट से। अब जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री अगर बनारस में 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। बनारस में जब मैं था, मैंने देखा इतने लोगों में नाराजगी वहां थी कि गुजरातियों को जिस ढंग से बनारस में भर दिया गया, ठेके, कारोबार, सब में गुजरातियों का वहां की घुसपैठ हो गई, चाहे क्रूज का कारोबार हो, चाहे ज़मीन का कारोबार हो, चाहे किसी भी तरह। यूनिवर्सिटी में पता चला वाइस चांसलर गुजराती, उनके मैनेजमेंट कमेटी में 7 गुजराती। इसकी नाराज़गी तो लोगों में, स्थानीय लोगों में थी कि सब कुछ जैसे गुजरात के लिए हो रहा है। और एक वीडियो वायरल हुआ गुजरातियों को लेकर, एक वीडियो बहुत वायरल है जो अमित शाह को लेकर कोई बीजेपी कार्यकर्ता का वीडियो है कि गुजरातियों को लेकर, गुजरातियों के एकाधिकार को लेकर नाराजगी जो जता रहा है कार्यकर्ता। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। और बनारस का जो 2024 के नतीजे हैं, मोदी जी का वोट शेयर 54% है, जो पिछले चुनाव में 63% था। इतने की गिरावट आ गई, लगभग 13.5% की गिरावट। खुद प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर उनके मतदाताओं ने उन्हें एक तरह से कहें तो सबक सिखाया या थोड़ा टाइट किया। अयोध्या का जिक्र तो हम लोग कल से कर रहे हैं। अयोध्या, रामलला की धरती, अयोध्या जिसे केंद्र बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने न जाने क्या क्या किया, कितने उपक्रम, प्राण प्रतिष्ठा में जो पार्टियां नहीं गई या जिन्होंने कहा ये सियासी उपक्रम में हम नहीं जाएंगे, उन्हें पूरे चुनाव में रामलला का विरोधी साबित करने की कोशिश करते रहे। रामद्रोही शब्द गढ़े गए, राम के खिलाफ हैं, जो राम को लाए हैं उनको हम लेकर आएंगे, ऐसे नारे, पोस्टर गढ़े गए, लगे रहे यूपी में हर जगह, गाने बज गए,
डीजे के साथ म्यूजिकल बैंड, जो राम को लेकर आए उनको लेकर आएंगे, जहां राम को लेकर जो लोग आए उस पर सवाल था राम को कौन लेकर आएगा। मोदी जी के फोटो बहुत दिखते हैं, स्केच कि राम का बाल रूप है और मोदी जी उंगली पकड़कर उनको ले जा रहे हैं। उस अयोध्या की जनता ने बीजेपी के जो सिटिंग सांसद थे लल्लू सिंह, उन्हें रिजेक्ट किया। 50,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। वो लल्लू सिंह जो संविधान बदलने की बात कर चुके थे कि अब की बार 400 दे दो, हम संविधान बदल देंगे, तो जनता ने उनको बदल दिया, अयोध्या से बदल दिया। गौर कीजिएगा, और अयोध्या की आसपास की 4 सीटें बीजेपी हार गई, उस मंडल की 4 सीटें और बीजेपी हार गई, मतलब आसपास में हारी। बनारस में मोदी मार्जिनलाइज हुए, 1.5 लाख की मार्जिन से जीते, और बनारस के आसपास की सीटों पर बीजेपी हार गई। और उस यूपी में अखिलेश यादव ने तो कमाल कर दिया, 37 सीटें अखिलेश यादव जीत ले गए, 37 सीटें, 6 कांग्रेस। सोचिए जरा, यूपी में काशी, मथुरा, अयोध्या। तो ये मामूली जनादेश नहीं है। तो एक जनादेश जिसमें बीजेपी की हैसियत को नीचे लाना, और उसके बाद ये गुरूर जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मतदाताओं में नाराजगी उम्मीदवार विशेष को लेकर थी, मुझे लेकर या सरकार को लेकर नहीं थी, तो अभी भी शायद उन्हें एहसास नहीं है। तो इसलिए फिलहाल लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाले लोगों के लिए, विपक्ष की बुलंद आवाज के पक्षधर लोगों के लिए, सत्ता से सवाल पूछने वाला मीडिया हो इसके पक्षधर लोगों के लिए, और तो और देश में संविधान में यकीन रखने वाले लोगों के लिए यह जनादेश बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत न हो, जब तक सत्ता से सवाल पूछने वाले किसी खतरे से दूर न हो और सवाल पूछने वालों को ताकत जनता न दे, तब तक देश सही दिशा में नहीं जा सकता। ये हमने देखा है कई सालों में। तो जनता ने इन सब पर लगाम लगाया। फिलहाल मोदी जी और उनकी पार्टी कैसे डील करती है, किस डील पर सेट हो जाते हैं चंद्रबाबू नायडू, कितने दिन सेट रहते हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, 5 बार पलटी मारा है नीतीश कुमार ने बीते 10 सालों में, आगे क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू से एडजस्टमेंट करते हुए बीजेपी या केंद्र सरकार अपने एजेंडे को कैसे आगे आने वाले सालों में लागू करेगी। वो बड़े फैसले जो मोदी करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसका जिक्र मैंने 2-3 बार किया है, वो सबसे बड़ा फैसला होता, और चौंकाने वाले कुछ फैसले करने वाले थे। वो सारे फैसले अब ठंडे बस्ते में जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ऐसे कई फैसलों के खिलाफ हो सकते हैं। और अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छी बात है कि मजबूत विपक्ष होता है तो कम से कम देश की एक बड़ी आबादी, जिस आबादी को हाशिए पर रखने की कोशिश होती है, जिस आबादी को विलेन साबित करने की कोशिश होती है, जिस आबादी को देश विरोधी साबित करने की कोशिश होती है, उस आबादी की पक्षधरता के लिए बुलंद आवाजें भी होगी संसद में। ये भी एक अच्छी बात है, और हम जैसे लोगों के लिए तो है ही। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। आप सब लगातार देखते रहें। सोशल मीडिया के लिए भी बहुत बेहतरी का दौर है। हम सब लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हमारे जैसे और 50 सैकड़ों लोग हैं यूट्यूब पर अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको देखते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार।